हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम सब समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन भारत के संविधान में इसका अलग से कहीं कोई विश्लेषण नहीं मिलता है और सामान्य तौर पर भारत के संविधान के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ाया भी नहीं जाता। और जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो उन सारी बातों को भी साथ में समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम केवल और केवल इस बात को जानकर कि जो है भारत के संविधान में क्या क्या बातें की गई है, इससे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती है जो छूटती चली जाती है और जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद हमें लगता है कि उन बातों को समझे बिना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के संविधान की रचना में, भारत के संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग की रचना के बारे में अगर हम ना समझे तो हम उसका निर्माण करने वाले जो भी महान व्यक्तित्व हमारे देश के रहे हैं उनके साथ हम निश्चित रूप से न्याय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास में मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बतलाने वाला हूं जो सामान्य तौर पे भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया जाता और ना ही पढ़ाने वाले करते हैं। और वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो उसको हम कहते हैं सीट, ठीक है, यानी उसकी जो बैठक, उसका जो स्थान है, वो स्थान क्या है? अनुच्छेद 130 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ है वो पीठ नई दिल्ली में होगा। लेकिन अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश ये चाहे तो वो भारत के राष्ट्रपति के साथ सलाह मशविरा करके भारतीय उच्चतम न्यायालय की जो पीठ है, जो बैठक है, उस बैठक को भारत के किसी अन्य शहर में भी आयोजित कर सकता है। और ऐसा वास्तव में हमारे देश में दो बार ऐसा हो चुका है, एक बार हैदराबाद और दूसरा श्रीनगर जो है वो क्या है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक है वहाँ पर हो चुकी है। लेकिन वास्तव में सामान्य तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो स्थान नई दिल्ली में है, वर्तमान समय में तिलक मार्ग में है। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का वर्तमान जो उच्चतम न्यायालय है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में 1 अक्टूबर के दिन गठित होने वाले फेडरल कोर्ट का अग्रगामी था या उसका उत्तराधिकारी, उसका सक्सेसर था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का अगर पूर्वगामी अगर हम बात करें तो वो जो है फेडरल कोर्ट था, जिसकी स्थापना 1937 में 1 अक्टूबर के दिन किया गया था। लेकिन उस समय चूंकि वर्तमान जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय, देखिए एक बात आप समझिए कि वर्तमान भारत का जो संसद है, राष्ट्रपति भवन है, भारत का जो सचिवालय है, वो सब वास्तव में अंग्रेजों के ही जमाने में बन चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भारत की आज़ादी के बाद बना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वो जो बिल्डिंग है वो भले ही वो इंडो कह सकते हैं कि इंग्लिश जो शैली है, स्थापत्य शैली, उस स्थापत्य शैली के आधार पर बना है, लेकिन वो बना आज़ाद भारत में है, यानी भारत की आज़ादी के बाद। तो सवाल ये उठता है कि जो फेडरल कोर्ट था आज़ादी के पहले वो काम कहाँ से करता था? तो उसका जवाब ये है कि भारतीय पार्लियामेंट हाउस जो है वहाँ पर एक प्रिंस ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था, ठीक है। जो देशी रियासत थे ना, तो देशी रियासतों का भी अपना एक चैम्बर हुआ करता था। तो वो चैम्बर जो है वो पार्लियामेंट हाउस में ही जो है वो क्या है कि मौजूद है, और वही फेडरल कोर्ट के रूप में 1937 से 1950 तक कार्य करता रहा। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट वजूद में आया, और सुप्रीम कोर्ट का भी उस समय जो पीठ है वो पीठ या उसकी जो बैठक है वो बैठक उसी चैम्बर ऑफ प्रिंस में ही हुआ करता था। लेकिन 1958 ईस्वी में तिलक मार्ग स्थित वर्तमान बिल्डिंग के बन जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रूप से जो है उसी स्थान पर आ गया, और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ही जो है सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य कर रही है। कब से? 1958 से लेकर आज तक। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि वास्तव में जब हम पार्लियामेंट हाउस की बात करते हैं तो जानते हैं कि संसद भवन का जो डिजाइनर था वो एडविन लुटियंस था। जब हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं
जब हम प्रेसिडेंट हाउस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो भवन है उसका भी डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने तैयार किया। इसके बाद इंडिया गेट का डिजाइनर एडविन लुटियंस ने तैयार किया। सचिवालय का डिजाइनर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। तो जब इतनी सारी बातें जानते हैं हम, तो सवाल फिर ये उठता है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट जो है जब बना तो सुप्रीम कोर्ट का डिजाइनर कौन था, उसका जो आर्किटेक्ट थे वो आर्किटेक्ट कौन थे? और सामान्य तौर पे लोग नहीं जानते। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे महान जो शख्सियत है जिन्होंने इतनी बड़ी इतनी बेहतरीन और भारत की कह सकते हैं कि संविधान का एक प्रतीक आप कह सकते हो, भारत के न्याय का मंदिर आप कह सकते हैं, उस न्याय के मंदिर की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को किसने तैयार किया, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की, हम लोग सामान्य तौर पे नहीं जानते और उन महान व्यक्तित्वों को किसी न किसी रूप में हम भुला देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस बिल्डिंग का डिजाइन किसने तैयार किया। दूसरी बात कि आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का अगर आप यहां पे आकृति देखिए तो देखिए यहां से फिर ये इधर कर्व ले लेता है, फिर इधर ले लेता है। तो ये जो डिजाइन है ना, उस डिजाइन के पीछे भी अपना एक मकसद है और वो मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आप देखिए ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति वास्तव में 1958 में जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तैयार हो गई, जब वहां पे कार्य करना प्रारंभ किया, तब ये जो है ये मूर्ति वहां पे लगी नहीं थी। ये 1980 ईस्वी में ये मूर्ति ब्लैक सी जो है वो लगी थी। और उसके पीछे भी क्या मकसद है, उस मूर्ति का मूर्तिकार कौन है, और साथ में जो हम लोग इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस मूर्ति के पीछे जो उसका उद्देश्य है, यानी ये मूर्ति किस बात का प्रतीक है, हम लोग इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 130, ठीक है। अब यहां पे सीधे हम मुद्दे पे आते हैं कि आर्टिकल 130 क्या कहता है। ये शुरू में भी बताया कि यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, यानी बैठक हो सकती है वहां पर, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ये ध्यान रखेगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ये डिसाइड करेगा, लेकिन ये किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति से सलाह मशविरा करके, यानी विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश जो है वो समय समय पर क्या करता है कि वो नियत करता है कि अगर दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर इसका बैठक अगर अधिवेशन होना है तो वो कहां पे होगा। और अब तक ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और श्रीनगर, इन दो जगहों पर नई दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अधिविष्ट हो चुका है। तो ये आर्टिकल 130 ये कहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमने आपको बताया कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी कि इसके पहले भी बताया था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उसके 2 दिन बाद, ठीक है, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1950 से लेकर 1958 तक ये जो है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था ना, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि फेडरल कोर्ट का वो वहां पर बैठकें हुआ करती थी, वही जो है सुप्रीम कोर्ट की भी जो है वो स्थान बना, ठीक है, 1958 तक, जब तक कि वर्तमान जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। उद्घाटन समारोह का आयोजन, यानी 28 जनवरी 1950 को जो उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन समारोह के आयोजन का जहां तक सवाल है तो वो संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। सन 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की फेडरल कोर्ट भवन का, ध्यान ये रखना है कि फेडरल कोर्ट का भवन था जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित हुआ था। आजादी के बाद भी सन 1958 तक यह ऐसी भूमिका निभाता रहा। तो ध्यान आपको रखना है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या है, फिर से एक बात समझिए कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अंतर्गत भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य के बीच में होना था। और जिस तरह से वर्तमान भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ लिस्ट, राज्य लिस्ट, समवर्ती लिस्ट, इस तरह की बात जानते हैं ना, तो वो जो विषयों का बंटवारा विभिन्न लिस्ट में हुआ था,
आज है, बल्कि वर्तमान भारत के संविधान में। तो ये सबसे पहली बार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ। और जहां पर विषयों का बंटवारा संघ और राज्य के बीच में होगा, वहां पर उन विषयों को डिफाइन करने के लिए, किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में उसके समाधान के लिए एक कोर्ट की जरूरत होती है, और ऐसे ही कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहकर पुकारा जाता है। तो जब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात है आप 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कर रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आपको एक कोर्ट की स्थापना करनी होगी। और उसी के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में इसी चैम्बर ऑफ प्रिंस में फेडरल कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या हुआ 1950 में, जब हमारा देश जो है वो क्या है कि देश का संविधान लागू हुआ, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस वगैरह खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो उस समय भी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट अपनाया। तो इसके लिए हमारे पास भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का होना जरूरी था। और तब जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में सुप्रीम कोर्ट ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बिल्डिंग ना होने की वजह से चैम्बर ऑफ प्रिंस ही जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो क्या है कि आजाद भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में कार्य करता रहा। और ये कब तक करता रहा? 1958 ईस्वी तक। ठीक है, 1958 ईस्वी तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है कि अब देखिए उच्चतम न्यायालय का वर्तमान भवन। ठीक है, 1958 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग, ठीक है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये जिस मार्ग पर स्थित है नई दिल्ली में, उस मार्ग को तिलक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। ठीक है, 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 29 अक्टूबर 1954 ईस्वी को इस उच्चतम न्यायालय भवन की आधारशिला रखी। और यह परिसर पूरे 22 एकड़ भूमि के वर्गाकार भूखंड पर जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी, इसकी जो है आधारशिला रखी थी 29 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। और लगभग करीब जो है 4 साल लगे इसको बनने में। ठीक है, 4 साल लगे बनने में। और इसके निर्माण की पूरी रूपरेखा, देखिए मेरा जो पूरा जोर है वो जोर है इस महान व्यक्ति को समझने की, ठीक है, और याद रखने की। इनको जो है हमने क्या किया, भुला दिया। तो ये गणेश भीकाजी देवलालीकर है, जो उच्चतम न्यायालय जो भवन है ना उसके आर्किटेक्ट है। तो आप और हम सब आसानी से ये समझ लेते हैं कि संसद भवन का, हमें लगता है कि एग्जाम में भी ये सवाल जो है वो क्या है कि बहुत कम ही पूछा गया है, कि बहुत कम पूछा गया कि किसने जो है डिज़ाइन तैयार किया। लेकिन हम लोग संसद भवन का डिज़ाइनर ज़रूर जो है याद रखते हैं और पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो हमें लगता है कि हमें याद भी रखना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जाना चाहिए, और कुछ एक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर आप नहीं जानते, और इसलिए इसका पर्पस है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और साथ में इस महान व्यक्ति को याद करना। ठीक है, तो देखिए गणेश भीकाजी देवलालीकर ये उच्चतम न्यायालय भवन के आर्किटेक्ट है। इनके चेहरे देख लीजिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि निर्माण की रूपरेखा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ये CPW का D का मतलब हो गया सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में जो है बनाया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गणेश भीकाजी देवलालीकर ये उच्चतम न्यायालय भवन के आर्किटेक्ट थे। और इनका सबसे बड़ा योगदान देखिए इस महान व्यक्ति को हमने किस तरह से भुलाए रखा। और हमारा मकसद जो है वो मकसद ये है कि इस तरह के जो महान व्यक्तित्व हैं, जो कह सकते हैं कि जिनको रहस्य के पर्दों में एक तरह से छुपा कर रखा गया और जिनको हाईलाइट किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और हम जो है फिलहाल कहीं ना कहीं, चाहे आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन हो, जो भी हो, लेकिन इस बात को हम ये रेखांकित करना चाहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने भारत की जो संस्कृति है, चाहे वो बनारस की बात करिए, बहुत सारे ऐसे जो टेम्पल्स है, बहुत सारी ऐसी जो है कह सकते हैं हमारी संस्कृति के ऐसे प्रतीक है जो कह सकते हैं कि जो छुपा हुआ था, जो अभी तक लोगों के सम्मुख प्रकाश में नहीं आया।
आप सोचिए कि जो बनारस में एक माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो फ्रांस में कई सौ सालों से जो है पड़ा हुआ था, 100 सालों पहले पड़ा हुआ था, अब उसको हिंदुस्तान लाया गया। तो आप उस पर चाहे ऑब्जेक्शन जिस भी रूप में करिए, आपकी अपनी अपनी, सबका अपना अपनी थिंकिंग है, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि देखिए भारत की जो विरासत है, भारत का जो कह सकते हैं कि जो हेरिटेजेस है, उस हेरिटेजेस को संभाल कर रखना और उससे लोगों के सम्मुख प्रकाश में लाना, ये वास्तव में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, और आप देखिए सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो है भारतीय संस्कृति और विरासत से अलग से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारे घर, क्योंकि विरासत को अगर हम संभाल कर रखना नहीं जानते तो हम वास्तव में अपने देश की अस्मिता को ही जो है हम खतरे में डाल रहे होते हैं। ऐसा मेरा अपना सोचना, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है और इससे आप इत्तेफाक ही रखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसलिए मैंने ये सोचा कि जो भी विषय मैं पढ़ाता हूँ और उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनको प्रकाश में नहीं लाया जा सका है अब तक, उनको ज़रूर जो है वो क्या है कि हम आप सबके सम्मुख रखें। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पर अब इस महान व्यक्तित्व के बारे में समझिए कि आप ये लोटस टेंपल देख रहे हैं, ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा कि जो यूएस एम्बेसडर इन इंडिया जो न्यू दिल्ली है, उनका जो निवास स्थान है इसको रूजवेल्ट हाउस कहा जाता है, ठीक है, रूजवेल्ट हाउस, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप समझिए गणेश भीकाजी देवलालीकर जो है, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ही डिजाइनर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिजाइन तो होल सोल इन्होंने ही तैयार किया, लेकिन लोटस टेंपल और रूजवेल्ट हाउस की बात करें तो इसकी भी रूपरेखा वास्तव में इनकी देख रेख में ही तैयार हुआ। अब आप बताओ, आप खुद सोचिए कि कितने लोग जानते हैं। आप लोटस टेंपल तो जानते हैं, ठीक है, रूजवेल्ट हाउस को तो जानते ही नहीं होंगे, आप केवल ये जानते हो कि भाई यूएस एम्बेसडर अमेरिका के जो है वो हिंदुस्तान में नई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका निवास स्थान रूजवेल्ट हाउस कहलाता है, ठीक है। लोटस टेंपल जो है आपको मालूम होगा ये बहाई टेंपल है, ठीक है। और लोटस जो है ना, ये लोटस की अगर आप बात करिए तो ये शांति का, लोटस जो है वो शांति का प्रतीक है, ठीक है, शांति का प्रतीक है। और ये जो टेंपल है वो टेंपल किससे संबंधित है? बहाई, इसे बहाई मंदिर कहा जाता है। और इसका डिजाइन अगर देखा जाए तो वास्तव में फरीवर्ज सहबा, फरीवर्ज सहबा इसके जो है आर्किटेक्ट है, ये पारसी थे। लेकिन एक बात समझिएगा कि ये जिनकी देख रेख में इन्होंने तैयार किया, ये ध्यान रखिएगा, वो गणेश भीकाजी देवलालीकर ही हैं। और देवलालीकर के ही कहने पर इसकी जो आकृति है वो लोटस की तरह बनाया गया और इसको लोटस टेंपल नाम दिया गया। लोटस जो है ध्यान रखिएगा ये शांति का प्रतीक है और ये बहाई मंदिर है और यहाँ पर किसी की भी प्रतिमा नहीं है। यहाँ पे सब का, आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये जो लोटस टेंपल है ना, ये सर्वधर्म समभाव का सबसे बेहतरीन जो है वो क्या है कि अगर प्रतीक के रूप में देखा जाए तो वो प्रतीक जो है वो माना जाएगा। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भले ही संविधान है लेकिन हमने कुछ और बातें इसलिए बता दी ताकि इससे भी संबंधित जो सवाल है वो सवाल अगर आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से जो है वो कर सके, ठीक है ना। तो गणेश भीकाजी देवलालीकर ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस लोटस टेंपल का डिजाइन जो है जो तैयार फरीवर्ज सहबा ने किया था, उसकी वो किनकी देखरेख में? वो गणेश भीकाजी देवलालीकर की ही देखरेख में। और दूसरी बात, जो रूजवेल्ट हाउस है, उस रूजवेल्ट हाउस का डिजाइन एडवर्ड डूरेल स्टोन ने तैयार किया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसकी देखरेख में? तो यहां पर भी देवलालीकर की ही देखरेख में। और सुप्रीम कोर्ट का डिजाइन तो होल सोल इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स है और एक महान व्यक्तित्व जो कह सकते हैं कि छोटी सी कोशिश हमारी है कि इनको जो है आपके सम्मुख प्रकाश में लाएं, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करने के साथ साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को भी जो है हम याद कर सके, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अब देखिए उच्चतम न्यायालय की जो बात हमने शुरू में बताया कि अगर वो देखिए तो तराजू के पलड़े की तरह बना हुआ है, एक बीच में ऐसे फिर इधर से ऐसे आया हुआ, तो बीच वाला जो पोर्शन है ना वो तराजू की जो बीम होता है बीच वाला वो है, दो, एक इधर से निकला एक इधर से आया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? तराजू के दो पलड़े हैं,
तो बीच वाला जो है ना वो हाई कोर्ट और जो कोर्ट है, कोर्ट रूम है, जहां पर कह सकते हैं जो फैसले सुनाते हैं जजेस वगैरह, वो हो गया। इसके अगर हम दाईं ओर बोले तो वहां पे महान्यायवादी वगैरह का जो है चैम्बर है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है अगर हम देखें बाईं ओर, तो बाईं ओर जो है वहां पर क्या है कि कोर्ट रूम है, वहां पर जो है वो क्या है कि उसके जो कार्यालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यालय उसके बाईं ओर है, और महान्यायवादी और साथ में लाइब्रेरी या फिर बार रूम जो है वो सब क्या है कि उसके राइट हैंड साइड में है। तो ये भी ध्यान ये रखिएगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग वास्तव में न्याय की जो तराजू है उस तराजू के समान बनना चाहिए, ठीक है। तो उसको उन्होंने किस रूप में बना, कैसे बनाया, ये भी जो है आपको समझना। लेकिन पहले यहां समझिए कि उच्चतम न्यायालय तराजू के दोनों पलड़ों के समान है। सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह न्याय के तराजू का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उच्चतम न्याय के तराजू के दोनों पलड़े के समान होने चाहिए, यह बात उन्होंने कही थी। अतः उच्चतम न्यायालय का केंद्रीय हिस्सा जो है, ठीक है, अभी आगे देखिएगा, इसका जो केंद्रीय हिस्सा है जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कमरा और 2 बड़े कोर्ट रूम स्थित है, वो तराजू के केंद्रीय बीम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो बीम होता है ना, जो बीच का होता है जिसमें 2 पलड़े लगे होते हैं, वो जो है केंद्रीय हिस्सा, ये केंद्रीय बीम का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके दाएं और बाएं हिस्से का भवन दोनों पलड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दाएं हिस्से में भारत के महान्यायवादी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी और अन्य विधि अधिकारियों का कार्यालय है, बार रूम है और पुस्तकालय स्थित है। जबकि इसके बाएं हिस्से में, ठीक है, इसके बाएं हिस्से में कोर्ट के कार्यालय स्थित है, ठीक है। इस चीज को जो है थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ठीक है, और ये तराजू है। तो ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है ये हिस्सा, ठीक है। मैं किनारे इसलिए हट जाता हूं ताकि जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेरा चेहरा याद या मुझे दिखाने से ज़्यादा जरूरी है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं, ठीक है ना। तो देखिए ये है, ये बीच का हिस्सा है ना, ये बीच का हिस्सा, आप देखिए ये बीच का हिस्सा है। इसके बाद ये तराजू जो है, ये पूरा जो है पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या दिखाता है, ये बीच का, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, ये अगर आप ऐसे खड़े होते तो ये बाईं ओर हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो दाईं जो है, दाईं और महान्यायवादी का कार्यालय, बार कक्ष और पुस्तकालय हो गया, ठीक है। इसके बाद उसके जो है बाईं ओर की बात करें तो कोर्ट का कार्यालय, यहां पे ये महान्यायवादी का कार्यालय है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, ठीक है, यहां पे हो गया। और जबकि उधर कोर्ट का कार्यालय जो है वो उस एरिया में है, और बीच में मुख्य न्यायाधीश का कमरा और 2 बड़े कोर्ट रूम स्थित हैं। और ये जो है आप देख लीजिए पूरा जो है एक तरह से तराजू की तरह है, ठीक है ना, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहां पर जो मूर्ति बनी है ये है, ठीक है। इस मूर्ति का जो डिजाइनर है वो चिंतामणिकार हैं। चिंतामणिकार बहुत ही फेमस जो है मूर्तिकार थे, और उन्होंने 1980 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण किया और उसे सुप्रीम कोर्ट में लगाया। तो उसमें क्या है कि एक महिला है, ठीक है, वो क्या है कि वो एक बच्चे को ऐसे लेकर जो है वो खड़ी है। तो जो महिला है ना, उसे भारत माता, अब देखिए भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम अगर है तो आप कैसे इन सारी चीज़ों को जो है कैसे आप दिखा सकते, कैसे जो है यहाँ पर किसी को भी जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये लगता है कि आप कितने तरह, कहाँ से आप इनकार कर सकते हैं आप इसको जो है। तो वो हमारे देश में, अगर हम कह सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि उसको लेकर ना तो राजनीति होनी चाहिए और उसे स्वाभाविक रूप से जो है उसे गाने की बात जो है वो अपील कर। लेकिन आप जब पॉलिटिक्स करते हैं तो झुझला के भी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं गाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्वाभाविक रूप से इन सारी चीज़ों को अगर विकसित होने दिया जाए तो अपने आप हर सम्मान जो है, हर भारत के लोग जो है वो भारतवासी है। लेकिन जब हम झुझला कर या प्रेशर बनाते हैं तो वहाँ पर जो है वो दिक्कतें आने लगती है। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ये जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भारत माता है, ठीक है। इसको आगे देखिए मैंने बनाया हुआ है, देखिए ये भारत माता है, हमने बड़ा सा इसका जो है तो भारत माता, ठीक है। और ये देखिए छोटा सा बच्चा है,
तो ये छोटा सा बच्चा मतलब हो गया कि भारत का गणराज्य जो अभी बच्चा है, ठीक है। 1980 में कितना 33 साल का एज ही हुआ था हिंदुस्तान गणराज्य का, ठीक है ना। तो वो भारत माता है जो कि बच्चे को जो है वो क्या है कि यानी बच्चा मतलब भारत का जो नवजात गणराज्य है उसको बहुत संभाल के रखी हुई है, ठीक है ना। उसको वो जो है धीरे धीरे उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है, ये प्रतीक है। और साथ में यहाँ पर एक बुक्स भी है, ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये साफ नहीं दिखता, वहां पे जाने पे दिखता है। एक बुक भी वहां पर है, किताब भी रखी हुई है, और वो किताब जो है कानून की जो पुस्तक है वो पुस्तक का प्रतीक माना जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के परिसर में स्थापित काले रंग की पीतल की मूर्ति, ये ध्यान रखेगा ये पत्थर का नहीं है, ये काले रंग की पीतल की 210 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति में एक महिला, ठीक है, एक बच्चे को पकड़े हुए है और बच्चे के हाथ में एक खुली हुई किताब है। महिला भारत माता का प्रतिनिधित्व करती है, बच्चा जो है वो भारत के युवा गणराज्य की रक्षा प्रतीक है जिसकी रक्षा भारत माता कर रही है, जबकि किताब जो है वो देश के कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति की स्थापना 20 फरवरी 1980 ईस्वी को की गई थी और इसके जो डिजाइनर थे वो चिंतामणि कार थे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की चिंतामणि कार की जो है तस्वीर देखने का, तो बहुत स्पष्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है चिंतामणि कार भारत के एक बहुत ही जो है फेमस, ध्यान ही रखना है, बहुत ही फेमस जो है वो मूर्तिकार हैं। तो इस तरह से आज के इस क्लास में, एक संक्षिप्त क्लास में, हमने आपको इस बात को समझाने की कोशिश की कि भारत में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी रचनाएं निश्चित रूप से जो है वो कहा जाता है कि जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के जो संविधान के प्रतीक जो बिल्डिंग्स है उस बिल्डिंग्स के निर्माण में। और इसमें से ही एक गणेश बीकाजी देवलालीकर थे, उनके बारे में हमने बताया। और संविधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको बताई कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 130 ये कहता है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पीठ है वो अधिविष्ट होगा, वो कहाँ पे, दिल्ली में। और साथ में ऐसे अन्य स्थान पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रायर अप्रूवल के बाद वो कहे कि वो जिस स्थान पर ले जाने को कहे उस जगह पे हो सकता है। और हमने आपको बताया कि हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसा हो चुका है, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।